नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीट हिंदी शिक्षण का मॉडल टेस्ट पेपर 18वां। और रीट शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम 70 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। इससे पहले 17 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्ज्वल जीके से जुड़ सकते हैं। पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो देखिए, भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह या सभी? तो इसका उत्तर रहेगा भाषा के ये सभी तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान है, कौशल है, ज्ञानोपयोग है, लेकिन मनोरंजन नहीं है। तो उत्तर रहेगा मनोरंजन। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम के कारण होते हैं। भाषा अधिगम के कारण होते हैं व्याकरण, भाषा कौशल, भाषा विज्ञान, ये सभी। तो उत्तर रहेगा ये सभी भाषा अधिगम के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है। तो देखिए, हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन होता है अगली कक्षा में कर्मोन्नत करना। नेक्स्ट है, अध्यापक वर्णों की आकृति को बिंदुओं के माध्यम से श्यामपट्ट पर बना देता है। इन बिंदुओं को छात्र आपस में मिला देते हैं और वर्ण लेखन करना सीख जाते हैं। जैसे कि अध्यापक ने डॉट ये लगा दिए हैं और बच्चा इस प्रकार से ए बनाना सीख जाता है, या हिंदी का जो है कोई अक्षर है वो बना देता है इस प्रकार से बिंदुओं से, और जो स्टूडेंट है वो इनको मिला के वर्ण लेखन करना सीख जाते हैं। तो ये विधि कौन सी है? ये विधि है रूपरेखा अनुकरण विधि। नेक्स्ट है, किस मौन वाचन के प्रकार में पाठ्य वस्तु में मुख्य बिंदुओं को चिन्हित कर वाचन किया जाता है? तो सही उत्तर रहेगा विहंगवालोकन में। ये मौन वाचन का, ये देखिए तीनों ही मौन वाचन के प्रकार हैं, और मौन वाचन के इस प्रकार में पाठ्य वस्तु में मुख्य बिंदुओं को चिन्हित कर वाचन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर किस नाटक शिक्षण विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो मूक अभिनय विधि जो होती है इसका प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पद्य शिक्षण की रसानुभूति विधि किस स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है? उच्च स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ है रसानुभूति विधि। नेक्स्ट है, किस विधि में अध्यापक कक्षा में सस्वर वाचन करने से पूर्व पाठ के भाव को मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है? व्यास विधि में। और इसके प्रवर्तक कौन है? श्रीधर व्यास। नेक्स्ट है, किस विधि में सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो देखिए, समन्वय विधि जो है इसमें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, और ये अध्यापक केंद्रित विधि है, और इसके प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक का उच्चारण होना चाहिए। तो सभी सही है इसमें, लेकिन जो सबसे सही रहेगा, उत्तम रहेगा, वो है शुद्ध। अध्यापक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है, अध्यापक छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से दैनिक रूप से किसी एक पाठ्यांश को लिखने का निर्देश देता है। यह विधि है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक में से दैनिक रूप से पाठ्यांश अगर लिखने के लिए कहता है तो ये विधि है प्रतिलेख विधि। और ये जो तीनों विधियां हैं ये तीनों सुलेख की विधियां हैं। ठीक है, श्रुतलेख,
प्रतिलेख, अनुलेख, ये तीनों किसकी विधियां हैं? सुलेख की विधियां हैं। नेक्स्ट है वर्ण लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वर्ण लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है खेल खिलौना विधि। तो आप बताइएगा इनमें से आपको कौन सा सही लगता है कमेंट करके। नेक्स्ट है ग्रहण और अभिव्यक्ति किसके पक्ष हैं? देखिए ग्रहण और अभिव्यक्ति किसके पक्ष हैं? जल्दी से उत्तर लगाइए। ग्रहण और अभिव्यक्ति भाषा कौशल के पक्ष हैं। भाषा कौशल यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ग्रहण और अभिव्यक्ति जो है भाषा कौशल के पक्ष हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। किस विधि में बालक आँख, हाथ, कान तीनों का प्रयोग करता है? तीनों का प्रयोग करता है मोंटेसरी विधि में। नेक्स्ट है जब अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर छात्रों को रचना कार्य करने को कहता है तो ये किस विधि के अंतर्गत आता है? ये आता है प्रवचन विधि के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो अधिगम जो है इसको माना गया है। ये फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है। ठीक है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया? अधिगम को। ये भी फर्स्ट ग्रेड का प्रश्न है। पहले वाला 2018 का था, ये 2016 का प्रश्न है फर्स्ट ग्रेड का। कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो इन्होंने उत्तर सही माना था बोर्ड ने। व्यवहार में शैक्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के रूप में होते हैं, फलस्व रूप होते हैं। रूप नहीं आएगा यहाँ, फलस्व रूप आएगा। यहाँ आएगा फलस्व रूप। व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होते हैं। ठीक है। ये अधिगम की विशेषता नहीं है। बाकी अधिगम की विशेषता होती है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होते हैं। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ये अधिगम की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है खेल विधि का प्रमुख दोष है। तो खेल विधि का प्रमुख दोष होता है लक्ष्य से भटक जाना। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बेकन का। मूल्यांकन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो मूल्यांकन की देखिए सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है विश्वसनीयता। ठीक है। व्यापकता भी है, जांच में सुगम, सभी सही है, लेकिन विश्वसनीयता सबसे बड़ी विशेषता होती है। देखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन में वैधता होता तो इसका उत्तर वैधता रहता। ठीक है। लेकिन ये वैधता ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका उत्तर सेकंड ऑप्शन रहेगा विश्वसनीयता। नेक्स्ट है सहस्वर वाचन की शिक्षण विधि नहीं है। तो सहस्वर वाचन की शिक्षण विधि साहचर्य विधि नहीं है। नेक्स्ट है बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। यह कथन किसका है? ये कथन है हर्बर्ट का। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण की उच्च स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो उच्च स्तर की बात हो रही है तो आदर्श प्रणाली जो है ये सबसे ज़्यादा गद्य शिक्षण में यूज़ करने वाली प्रणाली है और सर्वश्रेष्ठ विधि है उच्च स्तर पर। नेक्स्ट है आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? आगमन निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट है आगमन निगमन विधि के सूत्र कौन से हैं?
तो देखिए ये सभी सूत्र हैं आगमन निगमन के, एक बार देख लीजिए। अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, निष्कर्ष से परिकल्पना की ओर। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कर दें, कम से कम 2 मित्रों में शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही रहे। और अष्टाध्यायी में जो नियम लिखे गए हैं उन्हें याद करने के लिए किस विधि का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर रहेगा सूत्र विधि। ठीक है, सूत्र विधि का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में क्या समाविष्ट है? तो पाठ्यचर्या में विषय वस्तु, विधियां, गतिविधियां और संसाधन ये शामिल होते हैं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। विषय वस्तु, विधियां यानी कि मेथड, गतिविधियां, संसाधन ये पाठ्यचर्या में समाविष्ट रहते हैं। देखो और रचो व खेल विधि किस विधि पर आधारित है? किंडरगार्टन, मोहन पिठारी, मोंटेसरी इन सभी पर आधारित है ये दोनों विधियां। नेक्स्ट है जैक्टार्ट विधि में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू किया जाता है? तो वाक्यों से शुरू किया जाता है। ठीक है, इस जो जैक्टार्ट विधि है इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्वयं संशोधन विधि। स्वयं संशोधन विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, और ये प्रश्न जो है ये आरटेट 2012 लेवल फर्स्ट का प्रश्न है। कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? तो इन्होंने उत्तर दिया है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बोर्ड ने क्या उत्तर दिया है कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है पद्य शिक्षण की किस विधि की उत्पत्ति प्रश्नोत्तर विधि से हुई है? तुलनात्मक विधि की, सॉरी इसका उत्तर होना चाहिए खंडान्वय विधि। ठीक है, ये खंडान्वय विधि या प्रश्नोत्तर विधि जो है ये सुकरात इसके प्रवर्तक हैं। प्रश्नोत्तर विधि के कौन है? सुकरात प्रवर्तक रहे हैं। और पद्य शिक्षण की जो ये विधि है खंडान्वय विधि, ये प्रश्नोत्तर विधि से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट है कहानी शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ विधि है कहानी शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर चित्र कहानी विधि। चित्र कहानी विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति नहीं है। देखिए ये जो प्रश्न है ये फर्स्ट ग्रेड 2016 का प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर दिया था बोर्ड ने कि व्यवहारगत आएगा, व्यवहारगत परिवर्तन है। सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति नहीं है बल्कि सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। ये उत्तर दिया था फर्स्ट ग्रेड 2016 में बोर्ड ने। नेक्स्ट है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए कमेंट करके बताइएगा। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित के ज्ञान का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? गणित के ज्ञान का प्रारंभ जो है सबसे पहले भारत में हुआ। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य का उपयोग किस आधार पर महत्वपूर्ण है? तो श्रव्य दृश्य का उपयोग जो है इस आधार पर महत्वपूर्ण है कि इंद्रियों से संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार होता है। इंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार होता है। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो इसमें असत्य कथन जो है वो है प्रश्नों का उद्देश्य के साथ संबंध नहीं होता। देखिए उद्देश्यों
के साथ प्रश्न का जो है गूढ़ संबंध रहता है, तो ये असत्य कथन है। बाकी सत्य कथन में आ जाएगा, प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जाती है, प्रश्नों का जो क्रम है वो तर्क संगत होना चाहिए, ठीक है, और प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ संबंध होता है। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो सबसे बेहतर तरीका है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का कि विभिन्न संदर्भों में बातचीत की जाए। नेक्स्ट है, शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं निदान, उपचार, प्रगति परख। ये जो है मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन जो है वो सतत प्रक्रिया है कोठारी आयोग के अनुसार। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने की क्षमता का विकास करना हिंदी का उद्देश्य जो है द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बोलने की क्षमता के अनुसार लिखने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, शुद्ध और स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। तो शुद्ध और स्पष्ट बोलने की जो योग्यता है वो मिलती है वाचन से। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षण प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? बेसिक शिक्षा यानी कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा जो गांधी जी ने दी थी उसी की बात हो रही है। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता, ये देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऑप्शन बहुत बढ़िया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा 6 से 14 साल तक की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये बेसिक शिक्षा की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि 7 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। बाकी मातृभाषा के माध्यम में शिक्षा दी जाए, ये भी बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता थी। और हस्तकौशल केंद्रित शिक्षा दी जाए, ये भी बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता थी। नेक्स्ट है, भाषा कौशल में अंत में विकास करना चाहिए। किसका विकास करना चाहिए अंत में? लिखने का, ठीक है, लिखने का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, श्रुत लेख का उपयोग तभी है जब संशोधन हो, ठीक है, यानी अध्यापक बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है, बाद में अध्यापक उसका संशोधन करे तभी श्रुत लेख का उपयोग है। अगर अध्यापक उसका संशोधन नहीं करता तो श्रुत लेख का कोई भी उपयोग नहीं है, ठीक है। बच्चे जो गलतियां करेंगे उनका संशोधन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे उपयोगी शिक्षण प्रविधि कौन सी है? तो भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सबसे उपयोगी शिक्षण विधि है सुनो और बोलो प्रविधि। नेक्स्ट है, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि कौन सी है? तो देखिए, शब्द भंडार में वृद्धि करने की सबसे प्रमुख विधि है वार्तालाप। नेक्स्ट है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की आवश्यकता क्यों है? छात्रों को अंक देना तथा अधिक विश्वसनीय होता है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की आवश्यकता है मूल्यांकन में। भाषा है, तो देखिए भाषा क्या है? भाषा है विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? तो देखिए बाल्यावस्था में भाषा सीखने का जो मुख्य आधार होता है वो अनुसरण होता है।
नेक्स्ट है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष है अर्थग्रहता, यानी कि अर्थ भी समझ में आना चाहिए। अगर आप मौन वाचन कर रहे हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते जब आप मौन वाचन कर रहे हैं तो उसका अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए, अर्थग्रहता। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा से सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है। तो रचनात्मक लेखन की कहानी जो विधा है इससे सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है। सही उत्तर रहेगा जैक्टार्ट विधि, क्योंकि इसे स्वयं संशोधन विधि भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक होती है, तो मनोवैज्ञानिक होती है कहानी, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व अधिक है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का महत्व सर्वाधिक है, बाकी सबका भी है लेकिन समाज का सर्वाधिक है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो समावेशी जो कक्षा है उसमें भाषा शिक्षक को विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। सबसे उचित तरीका है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा उच्चारण की स्पष्टता। नेक्स्ट है ईसीसी के अंतर्गत किन बालकों को सम्मिलित किया जाता है। तो ईसीसी के अंतर्गत ईसीसी यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है कविता पाठ से छात्रों में कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो कविता पाठ से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है छात्रों में। नेक्स्ट है छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे। छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे, जब छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान होगा। रचना में मुख्य भूमिका किस लेखन की रहती है। तो रचना में मुख्य भूमिका जो है वो रहती है निबंध लेखन की। नेक्स्ट है रचना शिक्षण में कैसे बढ़ना चाहिए, मतलब किस सूत्र का आप प्रयोग करें। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है बढ़ना चाहिए रचना शिक्षण में। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है अनुदेशात्मक होना चाहिए। मूल्यांकन का क्षेत्र है, तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो असीमित होता है, यानी कि व्यापक होता है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहेगा भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। बाकी सही है, देख लीजिएगा एक बार। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना सीखने में सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है महत्वपूर्ण बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एक लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और कितने प्रश्न आपके सही रहे। और एक प्रश्न आपसे पूछा है उसका उत्तर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा कम से कम अपने 2 मित्रों में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।